यह 1861 का पुलिस एक्ट भारत के लोगों की सुरक्षा के लिए नहीं बना था, भारत के लोगों को लाठियों से पीटने के लिए बना था, भारत के लोगों के ऊपर अत्याचार करने के लिए बना था। और दुर्भाग्यवश देखिए, आज की वर्तमान पुलिस भी उसी 1861 के पुलिस एक्ट से चल रही है, वो आज भी चल रहा है। अश्विनी जी की इस मांग से मैं भी सहमत हूँ। इसी मांग को मैं पिछले 5 सालों से दोहरा रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, लेकिन संभवतः यह विपक्ष की सत्ता न होने की वजह से भी संभव है। पिछले 7 सालों से इनकी सरकार है, कोई एक भी ऐसा काम इन्होंने किया हो जिससे ये लगता है कि वास्तव में इंडियन पेनल कोड को बदल जाने से वास्तव में एक ऐसी धारा और ऐसी व्यवस्थाओं की व्यवस्थापना कर सकते हैं जो पारदर्शी होगी, संपूर्ण बहुजन समाज पर भी वही अधिकार प्राप्त होगा जो भारत और भारत के लोगों को प्राप्त होना चाहिए। क्या वास्तव में इंडिया वर्सेस हिंदुस्तान की गुलामी का तंत्र स्थापित नहीं करना चाहते, उसको और मजबूत नहीं करना चाहते? बहुजन समाज के लोगों को बुरी तरह से गुलाम और मजबूर और बेबस लाचार परिस्थितियाँ पैदा करने के लिए इन्होंने इंडियन पेनल कोड को एक पेनल कोड की व्यवस्था जो करने की बात कर रहे हैं, एक जीएसटी ने क्या किया? जो जब नोटबंदी की गई तो उसका क्या प्रभाव हुआ? भ्रष्ट राजनीति में भ्रष्ट नेताओं की उत्पत्ति का स्थान, अब संरक्षण का केंद्र बीजेपी कैसे बन गई? क्या यह बीजेपी वही नहीं है? क्या यह अश्विनी जी ये नहीं कहते कि एक डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता जब तक कि वो दवाओं का उपयोग सही नहीं लिखेगा? जब तक क्वालिटी की दवाओं का उपयोग नहीं होगा तब तक मरीज नहीं ठीक हो सकता। संविधान में परिवर्तन आवश्यक है। कांग्रेस की करप्शन, भ्रष्टाचार और गंदी नियति दुनिया को पता है, इसलिए भारत के इतिहास के पन्नों से कांग्रेस खत्म हो रही है। क्या ये बातें भूल गए? कांग्रेस को खत्म होने की बाध्यता उत्तर प्रदेश में शुरू की थी और ख़त्म कर दिया उसको उत्तर प्रदेश से। क्यों? ये उत्तर प्रदेश में कुछ वादे अच्छे किए जो बहुजन समाज सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे पर लेके आए, बहुजनों को बांटा, बहुजनों को बांटने का फ़ायदा उठाया, लेकिन बहुजनों को दिया क्या? ज़िंदगी के बदले मौत दिया, ज़िंदगी के बदले बेरोज़गारी दिया, महंगाई दिया। क्या ये महंगाई एक आम गरीब मजबूर बेबस लाचार मजदूरों भीख मांगने वालों के लिए एक सक्षम व्यक्ति का जीवन जीने का अधिकार देता है क्या? क्या उन्होंने ऐसा कुछ भी काम किया पिछले 7 सालों में? केंद्र की सत्ता ने दोबारा सत्ता फिर भी बहुजनों ने दिया। बहुजनों के लिए इन्होंने क्या किया? क्या बहुजनों के बच्चों का आरक्षण नहीं छीना, उनका भूख नहीं छीनी, उनका खाना पीना रहना जीना सम्मान, बेटियों की मौत, बेटियों की लाशों पर बलात्कार और बलात्कार पर बलात्कार? मैंने पहला ऐसा शख्स देखा कि बचपन से बुढ़ापे तक 4 नाम रखे उसने। जब वो जवान हुए तो उन्होंने अपना नाम मुइनुद्दीन रखा। जब राजनीति में आए तो अब्दुल कलाम रखा। लेकिन राजनीति में एक विशेष राजनीति करनी थी तो मौलाना अबुल कलाम आजाद हो गए। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ एक महान प्रवक्ता, आरएसएस के सर्वोच्च प्रवक्ता कहा जा सकता है। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी भी मुद्दे पर अपनी योग्यता की स्थापना कर सकते हैं, मगर दुर्भाग्य है इनकी हर योग्यता मुसलमानों के इर्द गिर्द ही क्यों घूमती है, इन्हें पता नहीं। मित्रों, न्यूज़ पावर आज आपको अश्विनी जी और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की अभिव्यक्ति की पूरी विश्लेषण आपके सामने कई पार्टों में करेंगे। आज पहला पार्ट है। इस पार्ट में आगे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और अश्विनी कुमार की अभिव्यक्ति संयुक्त विचारधारा के साथ आगे बढ़ती है और ये लोग कहते हैं कि इंडियन पेनल कोड 1861 मैकाले की देन है। मैकाले की देन है। संविधान के रचयिता बाबा साहब ने क्या किया? उनकी योग्यता और उनकी काबिलियत को भी चैलेंज करने की कुंठित मानसिकता, यही इसके परिवर्तन की अभिव्यक्ति में छुपा हुआ है, लेकिन सत्य को नहीं। पर्दे के पीछे से बहुजनों को गुलाम बनाने का तंत्र स्थापित करना इनका उद्देश्य है। इनकी बातें हास्यास्पद तब हो जाती है जब कहते हैं कि ये पुलिस विभाग के बड़े बड़े अधिकारी मुझसे बात करते हैं और कहते हैं कि हमें खून खौलता है कि हमें एक मैकाले के कानून के अंदर काम करना होता है। ये भ्रष्ट तंत्र के संस्थापक के पुलिस विभाग के लोग एक अपनी स्वयं की ईमानदारी और नैतिकता को मैकाले के हवाले से बदल दिया करते हैं। आगे ये भी कहते हैं कि 1000 रिटायर्ड जज, 1000 रिटायर्ड IAS और 1000 रिटायर्ड IPS घर पर बैठे हुए हैं जो न्याय की स्थापना के लिए आगे इनके साथ जुड़ने वाले हैं। ये क्या ये वही लोग नहीं हैं जिन्होंने भ्रष्ट तंत्र को स्थापित किया? ये वही लोग नहीं हैं जिन्होंने बहुजनों के साथ शोषण का एक नया इतिहास लिखा?
क्या व्यक्ति की व्यक्तिगत ईमानदारी और नैतिकता को बदलने के लिए मैकाले की आत्मा आती है? उन्होंने कहा कि तुम बेईमान बनो, उन्होंने कहा कि भारत और भारत के लोगों और उसके संविधान के साथ खिलवाड़ करो। क्या वो मैकाले की आत्मा आके बार बार इनके अंदर बोलती है कि हे भ्रष्ट अधिकारियों, तुम भ्रष्ट नहीं, तुम ईमानदार हो, क्योंकि तुम जब तक बहुजनों का शोषण, उनके साथ अन्याय, अत्याचार और जुडिशियल सिस्टम में करप्शन का इतिहास की एक नई बुलंदी नहीं लिखोगे, तब तक तुम महान नहीं कहलाओगे। यह उसकी आत्मा आकर के इनकी इस महानता की, भ्रष्टाचार की कहानी इनको जीने के लिए बाध्य कर देती है। कितना हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण है। ये षड्यंत्रकारियों से, इन बहुरूपियों से देश और देश के बहुजनों को सजग होना होगा और भारत और भारतीय बहुजन स्वराज की स्थापना के लिए आगे आना होगा। तो उनका अंदर से खून खौलता है कि क्यों हम इतने सक्षम नहीं है कि हम अपनी खुद की एक भारतीय दंड संहिता बना सके। मैकाले की कानून हम क्यों पढ़े, हम अपने कानून क्यों नहीं पढ़े? हम तो अपने कानून ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप भी कल तक कांग्रेसी थे। कल तक आपको 70 वर्षों में ये चीज़ें बुरी नहीं लगी। कांग्रेसियों ने अपने भ्रष्टाचार और अपने शोषण का पराकाष्ठा स्थापित किया। तब आप जैसे लोग ही उनके पोषक थे। ये आरएसएस कांग्रेस के इर्द गिर्द ही घूमती थी। बीजेपी के लोग भी उसी के इर्द गिर्द घूमा करते थे। लेकिन जब तक अपनी जड़ें इन्होंने आरएसएस के रूप में मजबूत नहीं कर लिया, क्योंकि उन्होंने इंडिया के रूप में गुलाम बनाया, तो इन्होंने अपना रास्ता, अपनी व्यक्तिगत पहचान का हिंदुस्तान अपनाया। हिंदुस्तान के पर्दे पर इन्होंने क्या किया? लोगों को कर्मकांडी और पाखंडी बना करके उनको गुलाम बनाया, उनको आजीवन और सदियों तक गुलाम बनाए रखने की व्यवस्था को सुनिश्चित किया। ब्राह्मणवादी, पाखंडी, कर्मकांडी व्यवस्था के प्रवर्तक कौन है? क्या आरएसएस पाखंड की उस विषाक्तता को प्रमोट नहीं करती है? यदि ऐसा नहीं है तो ऐसा क्यों होता है? क्रांति को खत्म कर लिए मैकाले ने यह कानून बनाया। इंडियन पिनल कोड 1860 में लागू हुआ जी। अगला कानून उसने बनाया 1861 में पुलिस एक्ट। पुलिस एक्ट क्यों बनाया? कि भाई कानून तो बन गया, अपराध हमने घोषित कर दिए कि ये अपराध हो गया, लेकिन संख्या में पुलिस अंग्रेज बहुत कितने थे? सैकड़ों, कुछ सौ थे, हजार भी नहीं थे, कुछ सौ थे। वो इतने देश पे राज कैसे करते? उन्होंने 1861 में पुलिस एक्ट बनाया। पुलिस एक्ट बना के भारत के लोगों को वर्दी पहनाया, भारत के लोगों को हवलदार बनाया, थानेदार बनाया, भारत के लोगों को एक डंडा पकड़ाया और राइफल पकड़ाई और भारत के लोगों को पिटवाना शुरू कर दिया। बिल्कुल सही कहा उपाध्याय साहब, अश्विनी उपाध्याय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये प्रश्न उठाया। भारत आपका ऋणी रहेगा, बहुजन समाज आपका ऋणी रहेगा। हिंदू राष्ट्र की स्थापना का सपना देखने वाले अश्विनी कुमार और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ साहब बार बार भारत और सनातन जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं। क्या ये वास्तव में सत्य है? पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और ये अश्विनी कुमार साहब जो बोल रहे हैं अभी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अच्छा हुआ, कभी कभी आस्तीन का सांप अपनी मौत का रास्ता अपनी जुबान से लिखता है, अपनी आत्मा से लिखता है, क्योंकि आत्मा कभी अशुद्ध पवित्र नहीं होती है। आत्मा ही इनसे सच बुलवा रही है। बाल गंगाधर तिलक को पीटने का आदेश दिया गया था। जिस 1861 के पुलिस एक्ट के द्वारा जलियांवाला बाग कांड में गोली चलाने का आदेश दिया गया था, जिस पुलिस एक्ट का उपयोग करके सावरकर को परेशान करने, टॉर्चर करने के लिए उपयोग किया गया था, जिस एक्ट के द्वारा असंख्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को प्रताड़ित किया गया था, वो पुलिस एक्ट हमारे ऊपर आज भी चल रहा है। पुलिस वाले भी परेशान है, वकील भी नहीं, वकील भी परेशान। वो नहीं चाहते इस 1860 की मैकाले की आईपीसी अपने घर में रखना। हवलदार, थानेदार नहीं चाहते। बहुत सारे मेरे पास डीजीपी के फोन आए, आईजी, डीआईजी के फोन आए, बोले आपने बहुत अच्छा काम किया है, हम चाहते हैं ये आईपीसी, ये पुलिस एक्ट खत्म हो 1861 का। अश्विनी जी, हम भी आपके शुक्रगुजार हैं, आपकी उस दिव्य आत्मा का जिसने आपको सत्य बोलने के लिए बाध्य किया, जिसने आपको प्रेरित किया। उस महान आत्मा को हमारा प्रणाम है। एक्चुअली आपका दर्द नहीं है, यह आप जिन पुलिस वालों को कह रहे हैं ये वो भी फील करते हैं, ऐसा वो फील नहीं करते, ना आप ऐसा फील करते हैं, बल्कि आपका मन और आपके इंद्रियों को जो ट्रेनिंग दी गई है, बाल गंगाधर तिलक और वीर सावरकर की जो आपका दृश्य दिखाई देता है कि सावरकर एक वीर था, सावरकर एक कायर नहीं था। डिस्ट्रिक्ट स्तर पर जो अदालतें चल रही हैं, ये सिविल जज जो बैठते हैं, यहाँ पर जो वकील होते हैं, चाहे वो कमिश्नरी हो, चाहे डीएम कार्यालय, कलेक्ट्रेट हो, चाहे तहसील एक ग्राम न्यायालय था। ये सपना था
कि एक ग्राम न्यायालय के अंदर ग्राम को न्याय मिलेगा, ग्रामवासियों को न्याय मिलेगा, ग्राम के अंतिम व्यक्ति तक न्याय की परिभाषा पहुंचेगी और वो एक समृद्ध समाज की स्थापना होगी। मगर वास्तव में तहसीलों ने क्या कर दिया? चकबंदी के लेखपालों कानूनगोओं को मिलाकर एक ऐसा तंत्र स्थापित किया। पुलिस विभाग उसकी ताकत बिनी संरक्षक बना और इन संरक्षकों भ्रष्ट पुलिस वालों के संरक्षण में, जो आपके शब्दों में ही मैकाले की पुलिस है, ये मैकाले के पुलिस, ये भारतीय बहुजनों के संस्थापक, ये बहुजन की बात करने वाले लोग बहुजनों को ही पुलिस में डालकर, सेना में भेजकर, सेना पर सीमा पर लगाकर उनको मौतों के हवाले करते हैं और पुलिस तंत्र में बैठाकर अपने ही लोगों को पिटवाते हैं। एक बेटा सेना पर मरने के लिए तैयार होता है, दूसरा बेटा अपने बाप, चाचा, काका, मामा को पिटाई कर रहा होता है, या उसके साथ कुछ पैसों के, चंद पैसों के भ्रष्ट सोच से प्रेरित होकर के और उन पैसों के लिए ही अपने ही लोगों का शोषण करने के लिए, बहुजनों को गुलाम बनाने के लिए खुद प्राप्त प्रशासनिक अधिकारों का दुरुपयोग करता। जहाँ तक वकीलों की आप बात की, ये वकील गिद्ध की तरह से अपने क्लाइंट को नोचने के लिए किस तरह से तैयार रहते हैं। कभी लोअर कोर्ट में आकर के देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ये क्लाइंट का समस्याओं का समाधान नहीं देते, बल्कि शोषण का तंत्र स्थापित कर। और एक बात और, 1861 का पुलिस एक्ट बन गया, फिर उन्होंने, अंग्रेजों ने सोचा अच्छा अब क्या देश को लूटना है। उन्होंने 1863 में एक धर्मस्थल कानून बनाया जिसको कहते हैं रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट, जो मैंने अभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। और रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट बना के उन्होंने पूरे भारत के हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के मंदिरों पे अपना कब्जा कर लिया। क्योंकि उत्तर भारत के मंदिर तो पहले लूटे जा चुके थे, मुगलों ने लूट लिया था, लेकिन दक्षिण भारत के मंदिर बचे हुए थे। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, दक्षिण भारत के मंदिर बचे हुए थे क्योंकि शिवाजी महाराज ने अंग्रेजों को महाराष्ट्र के बॉर्डर पर रोक दिया था। उपाध्याय के लिए जरूरी है क्या? अश्विनी उपाध्याय का आंदोलन है यह अश्विनी उपाध्याय, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा राजेश जी। यह अश्विनी उपाध्याय का आंदोलन नहीं है, मैं सबको हाथ जोड़ के स्पष्ट करना चाहता हूं। यह आंदोलन अश्विनी उपाध्याय का नहीं है। बस इतना कह सकते हैं कि भगवान ने हमें कुछ ऐसा आदेश दिया कि तुम इस आंदोलन को शुरू करो। यह पूरे देश का आंदोलन है। यह इस देश के सभी पुलिसकर्मियों का आंदोलन है जो 1861 के पुलिस एक्ट से परेशान है। यह उस देश के सभी उन लोगों का आंदोलन है जो 1860 की आईपीसी से परेशान है। यह देश के उन सभी लोगों का आंदोलन है जो बार बार तारीख पे तारीख अदालतों का चक्कर लगा रहे हैं। उनको अदालतों में तारीख मिल रही है लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। ये उनका आंदोलन है। यह इस देश के सभी उन धर्माचार्यों का आंदोलन है जो मंदिर की मुक्ति चाहते हैं। 1863 का कानून जब तक रहेगा मंदिर आपके कंट्रोल में नहीं आएंगे। तो यह देश के सभी धर्मगुरुओं का आंदोलन है, देश के सभी महामंडलेश्वर का आंदोलन है, देश के सभी पत्रकारों का आंदोलन है, देश के सभी, मैं तो सभी भूतपूर्व जितने भी रिटायर्ड आईएएस आईपीएस हैं, क्योंकि जो वर्किंग में है, नौकरी में है, वो नहीं आ सकते, इसलिए मैं देश के सभी रिटायर्ड और आईएएस और आईपीएस अधिकारियों से आग्रह करता हूं, पीसीएस अधिकारियों से आग्रह करता हूं, आप 8 अगस्त को आइए, ये आपका कार्यक्रम है। मैं देश के सभी रिटायर्ड जजेस से कहता हूं, आप 8 अगस्त को आइए, हमें मार्गदर्शन दीजिए, हमें बताइए कि इन कानूनों को कैसे खत्म किया जाए, इन कानूनों को खत्म करना क्यों जरूरी है, नया कानून कैसे बनना चाहिए, आप मार्गदर्शन करिए। देश, ये इस कानून, इस आंदोलन में भारत जोड़ो आंदोलन, आप आइए 8 अगस्त को, ये बताइए ये भारत को तोड़ने वाले कानून खत्म कैसे किए जाए और भारत को जोड़ने वाले कौन कौन से कानून बनाए जाए, ये आखिर माननीय जज बताएं। ये कानून भारत को तोड़ने वाले नहीं, बल्कि भारत का शोषण करने वाले और शोषकों का प्रशिक्षण करने वाले और शोषकों का संरक्षण करने वाले कानून है, जिसको अंग्रेजों की जगह दूसरे अंग्रेज आए जो वो कांग्रेसी थे, उन्होंने इसको पोषित किया और आप उनके संरक्षक थे, अपने ज्ञान के संरक्षक थे। आप और आप जैसी पूरी टीम जो आज है वो कल भी संरक्षक थे पिछले 70 सालों में। उसी संरक्षण का परिणाम है ये तारीख पे तारीख जुडिशियल सिस्टम के भ्रष्ट होने की सबसे बड़ी सर्टिफिकेट है। यह एक नेक्सस काम करता है। ये जब तहसीलदार और एसडीएम अपने लेखपाल को कहते हैं कि तुम केस लाओ और केस में हमें फ़ायदे नहीं कराओगे तो तुम्हारी लेखपाली का कोई मतलब नहीं है। पुलिस का सीओ कहता है कि थानों से कलेक्शन करके हमें नहीं दोगे तो तुम्हारे थाने पर थानेदार होने का कोई मतलब नहीं है। थानेदार कलेक्शन करे, लेखपाल कलेक्शन करे, कानूनगो कलेक्शन करे, सीओ कलेक्शन करे और वो
एसडीएम साहब का पोषक बने, तहसीलदार साहब का पोषक बने, वो जुडिशियल सिस्टम के और बड़े अधिकारियों के पोषक बने और वो सीएम तक अपने पोषक बने। यह एक तंत्र है, एक नेक्सस है। क्या इस नेक्सस से आप वाकिफ नहीं थे? इस नेक्सस के आप हिस्से नहीं हैं? क्या आप वकील हैं? क्या वास्तव में न्याय के लिए ही आप लड़ते रहते हैं? आप लड़ सकते हैं, हो सकता है आप न्याय के लिए लड़ते हो, लेकिन 90% वकील सिर्फ गिद्ध की तरह से अपने क्लाइंट का शोषण करते हैं। 10 रुपये के लिए उनके साथ बेइज्जत करते हैं, उनकी पारिवारिक और प्रतिष्ठा, सम्मान, सामाजिक सब नीलाम कर देते हैं मात्र कुछ रुपयों के लिए। आप इसका प्रचार प्रसार करिए, आप लोगों को बताइए कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजी कानून आज भी चल रहे हैं। जब तक ये घटिया अंग्रेजी कानून चल रहे हैं, भारत में भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। जब तक ये घटिया अंग्रेजी कानून चल रहे हैं, लोगों को अदालतों में न्याय नहीं मिलेगा, तारीख मिलेगी। जब तक ये घटिया अंग्रेजी कानून चल रहे हैं, तब तक कोई भी आके कह जाएगा कि मैं 15 मिनट के अंदर हिंदुस्तान को हिंदुओं से खत्म मुक्त कर दूंगा, और वो विधानसभा में बैठा रहेगा। ये जब तक ये अंग्रेजी कानून चलेंगे, तब तक 70,000 करोड़ का 2G कॉमनवेल्थ घोटाला करने वाले भी बाहर घूमते रहेंगे। जब तक ये घटिया अंग्रेजी कानून चलेंगे, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला करने वाले भी सबूत के अभाव में बरी होते रहेंगे। जब तक ये घटिया अंग्रेजी कानून चलेगा, 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाले करने वाले भी आपको आराम से गोल्फ खेलते नजर आएंगे। जब तक सुनिए, एक टैक्स, एक कोड का भारत होना चाहिए, तो एक भारत का एक नाम क्यों नहीं होना चाहिए? यह भारत को हिंदुस्तान क्यों थोपा जा रहा है? ये भारत को इंडिया क्यों थोपा जा रहा है? एक भारत, एक देश है तो एक राष्ट्र है, और वो भारतीय राष्ट्रीयता ही सबकी सर्वमान्य क्यों नहीं? आपकी भारतीय राष्ट्रीयता हिंदवी राष्ट्रीयता बन जाती है, और इंडियन राष्ट्रीयता को मानने वाले कांग्रेसी मानसिकता के लोगों का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। वो इंडियन कॉन्सेप्ट में जीते हैं, इंडियन नेशनलिज्म आ जाता है। यह इंडियन नेशनलिज्म और हिंदुस्तानी नेशनलिज्म के बीच में भारत पिस रहा है। इसको कब खत्म करोगे? इस पर आपकी आवाज़ कब बुलंद होगी? आप अपनी ही बात से मुकरते हुए आपने डॉक्टर की परिभाषा बदल दी है। आप कहते हो कि एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छे सर्जन के बगैर सर्जरी सक्सेस नहीं हो सकती। तो भारत का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो आपकी पहली पसंद है और एक अच्छा डॉक्टर है, जो आपके इन उद्देश्यों को एक राष्ट्र एक कोड के आधार को व्यवहारिक बना सकता है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि वही देश का प्रधानमंत्री राफेल में क्या करता है? ये वही देश का प्रधानमंत्री पीएम केयर के लिए क्या किया? वही प्रधानमंत्री पेगासस में क्या किया? आप दोनों के पुरुषार्थ को मेरा प्रणाम है, मगर आप अपने पुरुषार्थ को बाल गंगाधर तिलक और सावरकर की सीमाओं से बाहर निकाल करके देश हित में बहुजन स्वराष्ट्र के लिए करते, तो शायद मैं आपको और भी प्रणाम करने के लिए माध्य होता। ये भारतीय बहुजन स्वराष्ट्र आपका रेडी होता। भारतीय बहुजन स्वराष्ट्र और भारतीय बहुजन समाज के लिए क्या आप वास्तव में सोच रहे हैं? उसकी पारदर्शिता, उसके आरक्षण की पारदर्शिता पर आप सोच रहे हैं? क्या इंडियन पेनल कोड से उसको आरक्षण मिल जाएगा? जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी पर आपकी पारदर्शिता है? नहीं है। आप तो सिर्फ वो जो आरक्षण के बाहर रखने वाले लोगों को ही हिंदू मानते हो। क्या ये सत्य नहीं? आप जो लड़ाई लड़ रहे हो, जो आरक्षण से बाहर के लोग हैं उनके लिए लड़ रहे हो, क्या यही आपका उद्देश्य नहीं है? ये लोग जो बहुजन समाज की आवाज़ उठाते हैं वो सब आपकी नज़र में देशद्रोही हैं। क्या ये कानून उनको ही प्रताड़ित करने के लिए नहीं बनाना चाहते? संविधान को रद्द करके आरक्षण की सुविधाओं को खत्म करना नहीं चाहते? संविधान होते हुए आपने आरक्षण की सुविधाओं को खत्म करने दिया। क्या अश्विनी कुमार उस वक्त बोल रहे थे? क्या अश्विनी कुमार को ये बात बुरी लग रही थी? क्या पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को ये बात बुरी लगी? 1990 में जिन दुष्टों ने पलायन करने के लिए मजबूर किया, जिन आतताइयों ने वहां पे बलात्कार किया, हत्या किया, मर्डर किया, घर जलाया, जिन आतताइयों ने आज भी कश्मीर में हिंदुओं के घर पे कब्जा करके अपना घर बना रखा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये है घटिया। हम बिल्कुल समर्थन करते हैं आपकी इस बात का, और इस कानून को भारतीय बहुजन स्वराष्ट्र के अंदर, भारतीय बहुजन स्वराज की परिभाषा के अंदर ही तय किया जाएगा, और निश्चित रूप से इन सारे अन्यायों को खत्म किया जाएगा। ये कांग्रेसी उत्पीड़न की देन है, कांग्रेसियों की भ्रष्ट और करप्ट और व्यभिचारी सोच का दुष्परिणाम है। उसमें आप भी हिस्से थे। आज पूरी बीजेपी जिसको आप बहुत मान्यता दे रहे हैं, उसमें 60% लोग कांग्रेसी ही तो हैं। जब तक ये घटिया अंग्रेजी कानून नहीं बनेंगे, बदले जाएंगे,
राजनीति का अपराधीकरण कम नहीं होगा, अच्छे लोग बाहर बैठे रहेंगे और गुंडे, बदमाश, चोर, उचक्के, मवाली संसद में जाते रहेंगे। जब तक ये घटिया कानून नहीं बदलेगा तब तक यहां भारत में घुसपैठ होती रहेगी, घुसपैठी आते रहेंगे। वो घूस दे के आधार बनवा लेंगे, वो घूस दे के राशन कार्ड बनवाएंगे, घूस दे के वोटर आईडी बनवाएंगे, घूस दे के अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेंगे और बाद में घूस दे के बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेंगे और बाद में एनआरसी होगी तो एनआरसी में नाम भी जुड़वा लेंगे। अगर ये घटिया कानून नहीं बदले गए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जैसे असम की एनआरसी फेल हो गई, पूरे देश की एनआरसी फेल हो जाएगी। ये घटिया कानून नहीं बदले गए तो ये जनसंख्या नियंत्रण कानून हमारा फेल हो जाएगा। कागज पे नसबंदी हो जाएगी, आधा पैसा जिसके नसबंदी कराया उसके नाम पे चला जाएगा, आधा पैसा डॉक्टर और वो लेखपाल पटवारी मिलकर ले लेंगे। कागज पे नसबंदी होती रहेगी, एक नसबंदी घोटाला हो जाएगा, लेकिन वास्तव में जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा। अगर ये घटिया कानून नहीं बदले गए तो जिस हम संविधान निर्माताओं का सपना था कि यहां रूल ऑफ लॉ स्थापित हो, वो रूल ऑफ लॉ स्थापित नहीं होगा। मिस्त्री कितना भी अच्छा हो, अगर बिल्डिंग मटेरियल घटिया है तो अच्छा भवन नहीं बन सकता। सर्जन कितना ही अच्छा हो, अगर ऑपरेशन थिएटर के सामान, उसकी कैंची, उसके बैंडेज, बाकी चीजें अच्छी नहीं है, ऑपरेशन सफल नहीं हो सकता। डॉक्टर कितना ही अच्छा हो, अगर दवाइयां घटिया है तो इलाज अच्छा नहीं हो सकता। भगवान की कृपा से हमें डॉक्टर अच्छा मिल गया है। हमने अपनी जिंदगी में, जितनी मेरी उम्र है, हमने इतना अच्छा डॉक्टर नहीं देखा, इतना अच्छा प्रधानमंत्री नहीं देखा, इतना ईमानदार प्रधानमंत्री नहीं देखा, इतना काम करने वाला प्रधानमंत्री नहीं देखा, इतनी चीजों पे अपना नजर रखने वाला प्रधानमंत्री नहीं देखा। अगर इस प्रधानमंत्री के रहते हमने स्वदेशी कानून नहीं बनाए, इस प्रधानमंत्री के रहते विदेशी कानून नहीं खत्म किए गए, कोई नहीं बदलने वाला, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं। अपराधियों और अपराधियों के लीडरों को कभी न कभी अपना सच कबूलना होता है, परंतु आपने भारत और भारत की सोच, कांग्रेसी और बीजेपी की सोच को जिस तरह से अभिव्यक्त किया, वह भारत की आत्मा की मांग थी और आपने उसे पारदर्शी तरीके से स्थापित किया। ये आपने नहीं किया, आपकी आत्मा ने आपको बाध्य किया, आपके गलत उद्देश्यों के इंटेंशन के साथ किया, मगर आपका ये इंटेंशन पूरा होने वाला नहीं है। परंतु जो आप ये मांग कर रहे हैं, जो शुद्धता की बातें कर रहे हैं, वो शुद्धता की गारंटी भारतीय बहुजन स्वराष्ट्र देता है, भारतीय बहुजन स्वराज देता है। हाँ, हम भारत और भारत के लोगों को अपने आस्तीन के सांप को पहचानना होगा, भारत के आस्तीन में छुपे गद्दारों को पहचानना होगा। जो आपके शब्द हैं, अपने बीच में छुपे गद्दारों को पहचानो। निश्चित रूप से आदरणीय कुलश्रेष्ठ, आदरणीय अश्विनी जी, आपने भारत की आत्मा पर होने वाले आघात अपने शब्दों के माध्यम से, आपने जो अपने उद्देश्यों को, अपने गलत और कुलसित उद्देश्यों को स्पष्ट करने की कोशिश की, वह भारत में, भारत की तरफ से, भारत के समस्त लोगों की तरफ से यह वाईएसपी के आपका ऋणी रहेगा और हम आपको साबित करेंगे कि भारत भारतीय बहुजन स्वराष्ट्र स्थापित होगा और उसमें अन्याय, अत्याचार और असहयोग के लिए कोई जगह नहीं होगी और आपका उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा और भारतीय बहुजन स्वराष्ट्र का आप कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। आप जैसे लोग भारतीय बहुजन स्वराष्ट्र की स्थापना के रास्ते में रोड़े भी नहीं बन सकते। आपको अपनी स्थापना के उद्देश्य में, आपको अपने जिस तरह से आज उस सत्य को स्वीकार किया कि संविधान में मैकाले का उद्देश्य क्या था, वास्तव में कांग्रेसियों, बीजेपी के उद्देश्यों, सत्संगियों का उद्देश्य था। आपको आश्वस्त करते हैं कि भारतीय बहुजन स्वराज में ये इंडियन पेनल कोड की सारी बीमारियां जो बीजेपी और कांग्रेस के उद्देश्यों से प्रेरित हैं, उनको खत्म किया जाएगा। उसकी जो कमजोरियाँ हैं उसको खत्म किया जाएगा और एक स्वतंत्र, स्वच्छ, पवित्र और एक महानतम भारतीय बहुजन स्वराष्ट्र की स्थापना का संविधान सुशुद्ध किया जाएगा और बीजेपी की जो है अत्याचार, अन्याय और शोषण की मानसिकता से उस भारत राष्ट्र को बचाया जाएगा। भारत बचेगा, हिंदुस्तान और इंडिया को खत्म होना होगा। वही खत्म होने के लिए है। ये बहुरूपिया चरित्र का अंत स्वाभाविक है, इसको कोई नहीं रोक सकता। भले ही इस मार्केट से गायब कर दी हो, 3 साल में मैंने उसको इतना बताया है कि लोगों को पता चल गया ये देश का पहला फ्रॉड शिक्षा मंत्री क्या था। धन्यवाद पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। हम भी अब दुनिया के लोगों को, भारतीय बहुजन समाज के लोगों को इस तरह से अपनी बातें बताएंगे जैसा आपने हमें ट्रेनिंग दिया। इस ट्रेनिंग के लिए आपका शुक्रगुजार। हम बहुजनों को यह बात, ये सत्य बता के रहेंगे कि बच्चों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, बेटियों, नौजवानों,
का रोजगार से लेकर शिक्षा से लेकर के उनके जीवन की दिनचर्या में उनके सुख शांति समृद्धि और सौहार्द की पारिवारिक सामाजिक व्यवस्थाओं को किस तरह से तार किया है आपने। आदरणीय पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, यदि आप भारत और भारत की आत्मा हैं, उससे प्रेम करते हैं, तो आपको गीता की बात बहुत प्यारी है। जैसा आप कहते हैं, भारत में की गीता में लिखा हुआ है, समत्वम योग उच्यते योग कर्मसु कौशलम योगस्थ कुरु कर्माणि। आप इसका एक भी अंश पालन करते हैं क्या? आप जानते हैं स्वधर्म निधनम से यह परधर्मम भयावह। स्वधर्म क्या है? आत्मधर्म है। सभी आत्माओं का अपना धर्म है। सभी आत्माएं भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण का अंश हैं। उसी गीता में कहते हैं भगवान समोहम सर्वभूतेषु विदेशो प्रिय ये भजन्ति तुम माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। ये क्या सत्य नहीं? जय हिंद, जय भारत, जय गीता, जय संविधान। आओ एक नया भारत बनाएं। इस नए भारत में क्या होगा? हम सर्वजन हिताय की बात करते हैं, हम सर्वजन सुखाय की बात करते हैं, लेकिन बहुजन हिताय पर हमारी पहली प्राथमिकता होगी। जिनके साथ अन्याय हुआ है, जिनकी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी ये सुनिश्चित किया जाएगा। यह किसी पारदर्शी व्यवस्था का सच्चा स्वरूप होगा। हम भारतीय बहुजन स्वराज की स्थापना की परिकल्पना में एक सच्चे ईमानदार और सुशासित व्यवस्था की स्थापना का संकल्प लेते हैं। भारतीय बहुजनों, तुम्हें भी अपना योगदान सिर्फ हमारी बातों को आगे तक बढ़ाने में करो। पार्ट 1 है, हम पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 लाते रहेंगे। हम भारतीय बहुजन स्वराज की स्थापना के रास्ते में आने वाले सभी रोकों का सच तुम तक पहुंचाएंगे। तुम्हारा धर्म है कि उस बात को एक एक गली मोहल्ले तक पहुंचाओ, सबका हिस्सा बनाओ, सभी बच्चे के कानों तक पहुंचाओ। खास तौर से 10 साल से ऊपर के बच्चों को ट्रेन करो, उन तक भारतीय बहुजन स्वराज और भारतीय बहुजन स्वराज की नारे को मजबूत करो। हम भारत के लोग, हम भारत और भारत के लोग, हम बहुजन हैं, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय हमारा अधिकार है। हम इसे लेके रहेंगे, पाके रहेंगे। हम जाति नहीं, हम बहुजन हैं। बहुजन स्वराज हक है हमारा, लेके रहेंगे, पाके रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें इस अधिकार को प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। इन आतताइयों से बचना है तो रमन्ना जैसे हमें जुडिशियल सिस्टम के लोग चाहिए। जुडिशियल सिस्टम को सुधारने के लिए आदरणीय रमन्ना जैसे लोगों के साथ पूरे भारत के लोगों को सदैव खड़ा रहना होगा। ब्रजेश कुलभूषण YSB के अकेले कुछ नहीं कर सकता। भारतीय बहुजन स्वराज के आस्तीन के सांप इस मैडम जैसी लोगों को से भी भारत को बचना होगा। आस्तीन के भारत के लोगों, मेरी आवाज़ सुनो, मेरी बात सुनो। यदि भारत को बचाना चाहते हो, भारत को भारतीय बहुजन स्वराज को सुनिश्चित करना चाहते हो, तो मेरी आवाज़ को हर जन जन तक पहुंचा दो, एक एक व्यक्ति तक पहुंचा दो। मुझे राजनीति नहीं चाहिए, मात्र मुझे भारतीय बहुजन स्वराज चाहिए। भारतीय बहुजन स्वराज के अंदर अन्याय अत्याचार जो अभिशाप मुक्त, उद्देश्यपूर्वक अभिशाप मुक्त व्यवस्था से सुनिश्चित एक ऐसा राष्ट्र चाहिए जहाँ पर भारतीय सौराष्ट्र की, भारतीय अखंडता की स्थापना हो और वो अखंडता सारे विश्व को गौरवान्वित करे। ऐसे भारत की कल्पना हर व्यक्ति को करनी होगी, हर भारतीय को करनी होगी। तभी भारत महान होगा, तभी भारत की व्यवस्थाएं महान होंगी, भारत की सुविधाएं महान होंगी, भारत के बच्चे महान होंगे। तभी भारत अपने एक नए इतिहास की रचना कर पाएगा।